एक टॉक्सिक लव वाले उपन्यास में टाइम ट्रैवल करके बटलर बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि हवेली के सीसीटीवी कैमरों को ठीक किया। उसके बाद मैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए तुरंत मुख्य गेट की तरफ भागा। बड़ी मालकिन के व्हाइट मूनलाइट अभी अभी विदेश से लौटे थे। उन दोनों को हंसते खिलखिलाते हवेली की तरफ आते देख मैंने जल्दी से अपने कोट की सिलवटें ठीक की और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। बड़ी मालकिन, मैंने बहुत समय बाद आपको इस तरह हंसते हुए देखा है। फिर मैंने अपना सिर घुमाया और व्हाइट मूनलाइट की तरफ देखा। आप पहले ऐसे मर्द हैं जिन्हें बड़ी मालकिन घर लेकर आई हैं। बड़ी मालकिन ने मेरे इस बर्ताव से संतुष्ट होकर तारीफ में सिर हिलाया। मेरे मन में, हंस लो जब तक हंस सकती हो। जब तुम्हारा ये प्यार में अंधा दिमाग उस व्हाइट मूनलाइट के हाथों अपने पैसे और इज्जत दोनों गंवा देगा और तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तब तुम बैठकर रोना। मैं अपने दिल में पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बड़ी मालकिन मेरे दिल की बात सुन सकती हैं। उनका चेहरा अचानक बदल गया और वो मुझे घूरने लगी। मेरे मन में, बड़ी मालकिन मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं इन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बटलर, तुमने अभी क्या कहा? बड़ी मालकिन, मैंने कहा कि मैंने बहुत समय बाद आपको इतना खुश नहीं देखा। मैंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। मेरे मन में, क्या मुझे बड़ी मालकिन को थोड़ा सावधान करना चाहिए? अरे छोड़ो भी, बड़ी मालकिन तो प्यार में पूरी अंधी हैं। वो अपने व्हाइट मूनलाइट के बारे में एक भी कड़वी बात कैसे सुन पाएंगी? कहीं गुस्से में आकर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं 13 रुपए माइनस 14 लाख 420 मिलियन वियतनामी डोंग महीने की सैलरी वाली नौकरी ढूंढने कहाँ जाऊंगा? इससे अच्छा है कि उनके बर्बाद होने से पहले जितना कमा सकता हूं कमा लूं। ऊपर से सामने बैठकर लाइव ड्रामा देखने को मिल रहा है, एकदम परफेक्ट। बड़ी मालकिन के चेहरे के भाव और भी अजीब होते जा रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और उलझन का एक बेहद जटिल मिश्रण था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, छोड़ो, तुम पहले अपना काम जाकर करो। लेकिन जैसे ही वे दोनों हवेली के लिविंग रूम में पहुंचे, उनका सामना मालकिन के मंगेतर फोशयान से हो गया, जो अभी अभी अपना बनाया हुआ खाना लेकर बाहर आ रहे थे। तीनों की निगाहें आपस में मिली और वहां का माहौल तुरंत जम फ्रीज गया। मंगेतर के चेहरे की मुस्कान बड़ी मालकिन के बगल में खड़े आदमी को देखते ही गायब हो गई। बड़ी मालकिन की आंखों में पल भर के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। कैन वॉन अभी अभी विदेश से वापस आया है, उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ समय के लिए यहां रुकने को कहा है। मेरे मन में, लो भाई, आ गया आ गया। 2 लड़कों और एक लड़की वाला क्लासिक सीन। दोनों मिलते ही आपस में भिड़ गए। अब व्हाइट मूनलाइट का ग्रीन टी ड्रामा, मासूम और बेचारा बनने का नाटक शुरू होने वाला है। जियांग कैन वॉन ने एक कदम आगे बढ़ाया और खुद हाथ आगे किया। नमस्ते, मैं जियांग कैन वॉन हूं, उयान शिंग का व्हाइट मूनलाइट, जो अभी अभी देश लौटा है। तुम उयान शिंग के शेफ, रसोइया हो ना? उसकी मुस्कान बेहद शालीन और विनम्र थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में एक छिपी हुई चुनौती साफ देखी जा सकती थी। कैन वॉन, मैं फोशेयान हूं, उयान शिंग का मंगेतर। फोशेयान ने बीच में ही तो उयान शिंग की बात काट दी। उन्होंने जियांग कैन वॉन के बढ़े हुए हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना सिर घुमाया। बड़ी मालकिन की तरफ देखने पर उनकी आंखों में साफ एक ऐसा गुस्सा दिख रहा था जिसे वो दबा नहीं पा रही थीं। उयान शिंग, मैं अभी तक यहां रहने के लिए नहीं आया हूं, तो तुम इस आदमी को यहां रहने की इजाजत कैसे दे सकती हो? यह सुनते ही जियांग कैन वॉन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो रोने का नाटक करने लगा। दीदी उयान शिंग, ऐसा लगता है कि आपके शेफ मेरा यहां स्वागत नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं यहां रुकूं। इससे बेहतर होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। मेरे मन में, इस जियांग कैन वॉन का ग्रीन टी ट्राजान माइनस नाटक करने का लेवल सचमुच बहुत हाई है। इसकी आंखें लाल होने की स्पीड तो किसी प्रोफेशनल एक्टर से भी तेज है। और ये फोशेयान बस बेकार में ही गुस्सा हो रहा है। इससे क्या फायदा? ऐसे नाटकबाजों से निपटने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है, सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होता। तो उयान शिंग ने जैसे ही मेरे दिल की बात सुनी, वो जियांग कैन वॉन का हाथ पकड़ने ही वाली थीं कि उन्होंने अनजाने में अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब जियांग कैन वॉन न तो जा पा रहा था और न ही वहां रुक पा रहा था। पल भर के लिए पूरा माहौल बेहद अजीब और असहज हो गया। लेकिन आखिर में तो उयान शिंग का दिल अपने व्हाइट मूनलाइट के लिए थोड़ा ज्यादा पिघल गया। उन्होंने पहले मुझे घूर कर देखा और फिर फोशेयान की तरफ मुड़कर बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा, शेयान, तुमने कैनवान को डरा दिया है। वो यहां सिर्फ कुछ समय के लिए रुकने आया है। क्या तुम्हें इस तरह से ओवर रिएक्ट, ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जरूरत है? फोशेयान गुस्से के मारे हंस पड़ा। उसने जियांग कैन वॉन की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे डरा दिया? तो उयान शिंग, तुम अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। वो कोई बच्चा नहीं है। साफ दिख रहा है कि उसके इरादे तुम्हें लेकर ठीक नहीं है। एक जवान मर्द हमारे होने वाले शादी के घर में आकर रहेगा और तुम कह रही हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। यह सुनकर तो उयान शिंग का चेहरा बिल्कुल उतर गया। उन्होंने गुस्से में अपनी सिकोड़ी और कहा,
बहुत हुआ फोशयान, तुम फो परिवार के एक नाजायज बेटे कॉन रिंग के अलावा और कुछ नहीं हो। अगर मेरे माता पिता ने मुझे इस राजनीतिक शादी लियन हॉर्न के लिए मजबूर न किया होता तो क्या मैं कभी तुम्हें चुनती? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी उसे यहां रखूंगी। मुझे तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहां रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो अगर यहां नहीं रहना है तो दफा हो जाओ यहां से। तो उयान सिंह के ये शब्द फोशेयान के दिल में एक सीधे चाकू की तरह चुभ गए। फोशेयान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दूसरी तरफ जियांग केन वॉन ने फोशेयान को एक घमंड भरी और जीती हुई मुस्कान दी। मेरे मन में, वाह भाई वाह, बड़ी मालकिन ने क्या जबरदस्त वार किया है, सीधे दिल पर लगा। लेकिन अफसोस, ये दोनों के दोनों लड़के ही धोखेबाज ट्रैश मेन हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। फोशेयान गुस्से में तो था, पर वो बेबस था, इसलिए वो घर छोड़कर नहीं गया और आखिर में उसने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत और बदले की भावना चमकी और फिर गायब हो गई। तो उयान सिंह ने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, बटलर, पहले जाकर केन वॉन के लिए कमरा तैयार करो। जब कमरा तैयार हो जाए तब खाना लगाना। जी बड़ी मालकिन। तो उयान सिंह ने मुझे हिदायत दी और कपड़े बदलने के लिए ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैंने बाकी नौकरों को लिया और कमरा साफ करने के लिए दूसरी मंजिल पर चला गया, ताकि नीचे हॉल का पूरा स्टेज इन दोनों नौटंकीबाजों के नाटक के लिए खाली रहे। लेकिन मैं पूरी तरह ऊपर नहीं गया, बल्कि सीढ़ियों के पीछे छिपकर चुपचाप नीचे का नजारा देखने लगा। और जैसा कि मैंने सोचा था वही हुआ। उस जियांग नाम के ग्रीन टी ड्रामेबाज ने खुद ही अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चटाक चटाक थप्पड़ों की आवाज गूंज उठी। मेरे मन में, बाप रे, इसके ड्रामा करने की दाद देनी पड़ेगी। खुद पर हाथ उठाते हुए इसे जरा भी तरस नहीं आया। देखते ही देखते इसका चेहरा सूज गया। वहां पास में खड़ा फोशेयान भी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जियांग केनवान तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिस्टर फो, अगर आप मेरा यहां स्वागत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? तो उयान सिंह अभी कपड़े बदल ही रही थीं कि उन्हें नीचे से थप्पड़ों की आवाज और जियांग केनवान के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागीं। नीचे का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने देखा कि जियांग केनवान जमीन पर बैठा हुआ था। उसका गाल सूजकर लाल हो चुका था और उस पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। दूसरी तरफ फोशेयान एकदम सुन्न खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। फोशेयान, कैनवान इतना सीधा और मासूम है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने क्रूर और घटिया इंसान हो। दीदी उयान सिंह, मुझे नहीं पता कि मिस्टर फो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उन्होंने मुझसे यहां से दफा हो जाने को कहा। मैंने तो बस यही कहा था कि मैं यहां कुछ दिनों के लिए मेहमान हूं और आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। दीदी उयान सिंह, मिस्टर फो को दोष मत दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, मैं अभी चला जाता हूं। फोशियान का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि उसके माथे की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने इसे नहीं मारा, इसने खुद को खुद ही थप्पड़ मारे हैं। मैं चेहरे पर ऐसा भाव लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, जैसे कोई बहुत मजेदार फिल्म देख रहा हूं। मेरे मन में, अरे भाई जियांग, तुम्हारी ये सहानुभूति पाने की चाल, सिंपथी कार्ड खतरनाक नाटक तो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। खुद को चोट पहुंचाने के लिए इतना भारी हाथ चलाया। इसमें कोई शक नहीं कि फोशेयान तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा प्लान यही है ना कि किसी तरह फोशेयान को यहां से भगा दिया जाए, ताकि ये प्यार में अंधी बड़ी मालकिन पूरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगे। लेकिन बेचारी बड़ी मालकिन को तो अभी असली सच पता ही नहीं है। मेरे मन में, क्या बड़ी मालकिन को मालूम भी है? इस जियांग केन वॉन ने बहुत पहले ही विदेश में शादी कर ली है। वहां जुए में ये बहुत सारा पैसा हार चुका है और इसके सिर पर करोड़ों का कर्ज है। पिछले कुछ सालों में बड़ी मालकिन की देखरेख में तो परिवार का बिजनेस बहुत बड़ा और अमीर हो चुका है, इसलिए ये अपनी जेबें भरने और सारा पैसा हड़पने के इरादे से वापस देश लौटा है। बेचारी बड़ी मालकिन इसके चक्कर में अपना दिल और दौलत दोनों गंवा बैठेंगी और आखिर में तो परिवार पूरी तरह कंगाल, बैंक करप्ट हो जाएगा और उनका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो उयान सिंह, जो अभी गुस्से से लाल हो रही थी, जैसे ही उन्होंने मेरे दिल की ये बात सुनी, उन पर मानो बिजली गिर पड़ी। उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अनजाने में जियांग केनवान को सहारा दे रहे अपने हाथ पीछे खींच लिए। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वो समझ नहीं पा रही थीं कि मेरे दिल की ये बातें सच हैं या कोई झूठ। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा शक और जांचने का भाव था। बटलर, इस पूरे मामले पर तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरे मन में, अरे बाप रे,
मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा होकर लाइव तमाशा देख रहा था। मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, बड़ी मालकिन भी बड़ी बेचारी हैं। क्यों ना मैं इन्हें थोड़ा सा हिंट इशारा दे दूं। मैंने अपनी उंगली ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरफ उठाई। बड़ी मालकिन, यह कैमरा काफी समय से खराब पड़ा था। आज आपके घर लौटने से पहले मैंने खास तौर पर इसे ठीक किया है। क्यों ना आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लें? मेरी ये बात सुनते ही जियांग कैनवान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दूसरी तरफ फोशेयान पल भर के लिए हैरान हुआ, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक बड़ी खुशी चमक उठी। उयान शिंग, जल्दी से कैमरे की फुटेज निकालो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। तो उयान शिंग ने जब जियांग कैनवान के चेहरे पर घबराहट और डर देखा तो उनका दिल बैठ गया। बटलर, कैमरे की फुटेज सीधे इस बड़ी स्क्रीन पर चलाओ। दीदी उयान शिंग, इस छोटी सी बात के लिए कैमरा देखने की क्या जरूरत है? पक्का मिस्टर फो मेरे साथ बस मजाक कर रहे होंगे। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। इस बात को यहीं खत्म करते हैं ना, प्लीज छोड़िए भी। जियांग कैनवान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम चिल्ला चिल्ला कर मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। जब तुम मुझे मार रहे थे तब तो तुमने नहीं कहा कि बात छोड़ो। आज तो फुटेज देखी ही जाएगी ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। फो शेयान गुस्से से दहाड़ा। तो उयान शिंग ने भी ठंडी और सख्त नजरों से जियांग कैनवान की तरफ देखा। कैनवान, जब तुम कह रहे हो कि फो शेयान ने तुम्हें मारा है तो फुटेज देखना और भी जरूरी हो जाता है। तभी तो मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर पाऊंगी। जियांग कैनवान, अभी कुछ और बहाना बनाने ही वाला था कि मैंने फुटेज को सीधे हॉल की बड़ी स्क्रीन पर प्ले चला कर दिया। कैमरे की क्वालिटी एकदम साफ थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जैसे ही तो उयान शिंग कपड़े बदलने ऊपर गईं, जियांग कैनवान ने पहले फोशेयान की तरफ देखकर एक बेहद कमीनी और घमंड भरी मुस्कान दी और फिर खुद ही अपने चेहरे पर एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ मारने लगा। पास में खड़ा फोशेयान पूरी तरह से हैरान परेशान दिख रहा था। ये नजारा देखते ही तो उयान शिंग का चेहरा गुस्से के मारे बिल्कुल काला पड़ गया। उनकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा और गहरी निराशा थी। जियांग कैनवान, अब तुम्हारे पास सफाई में कहने के लिए क्या बचा है? स्क्रीन पर अपनी ही करतूत देखकर जियांग कैनवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल वो धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उयान शिंग, ये सब मेरी गलती है, पर मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई मंगेतर भी है। मैं डर गया था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मुझे उससे जलन हो रही थी। मैं बस चाहता था कि वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। उयान शिंग, यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। जियांग कैनवान के इस इमोशनल ड्रामे को सुनने के बाद तो उयान शिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदलने लगे, मानो उनका दिल थोड़ा पिघल रहा हो। मेरे मन में थू है तुम्हारी ऐसी नौटंकी पर। तुम्हारा प्यार तो सच में बहुत महंगा है भाई। इसके बदले में तो पूरा तो परिवार कंगाल होने वाला है। बड़ी मालकिन फिर से पिघल रही हैं क्या? इतना साफ साफ दिखने वाला ग्रीन टी ड्रामा भी इन्हें समझ नहीं आ रहा। मेरे मन में, अरे यार, ये तो सच में पूरी तरह से प्यार में अंधी लव ब्रेन है। तभी तो ये गोरा चिट्ठा धोखेबाज इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मेरे दिल की ये बातें एक बार फिर। ये दिल की इन बातों ने तो उयान शिंग के दिल में अभी अभी जागी सहानुभूति की छोटी सी चिंगारी को तुरंत बुझा दिया। मुझसे प्यार करते हो और दूसरों को फंसाने के लिए ऐसी घटिया और नीच तरकीबों का इस्तेमाल करते हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? जियांग कैनवान, तुमने मुझे बेहद निराश किया है। बटलर, जियांग साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ और मेरी इजाजत के बिना इसका एक भी कदम तो परिवार की हवेली के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। जी बड़ी मालकिन। मैं तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और जमीन पर बैठे जियांग कैनवान की तरफ हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। मिस्टर जियांग, कृपया बाहर पधारिए। पन में आया बड़ी मालकिन को अपने जाल में फंसाने। चुपचाप पतली गली से निकल लो, वरना यहीं पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। जियांग कैनवान ने यकीन न कर पाने वाली नजरों से अपना सिर उठाया, लेकिन जब उसकी नजर तो उयान शिंग की बर्फीली और सख्त आंखों से मिली तो वो समझ गया कि अब वो कुछ भी कह ले, इस बिगड़े हुए खेल को नहीं सुधार सकता। जियांग कैनवान के जाने के बाद तो उयान शिंग ने फोशेयान की तरफ देखा। फोशेयान, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम भी अब अपने घर जाओ। तो उयान शिंग की बात सुनकर फोशेयान का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ कपाए, पर आखिर में बस अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तुम अच्छे से आराम करो, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगा। अगले दिन तो परिवार की कुलमाता बड़ी दादी माँ का जन्मदिन था, तो उयान शिंग ने जिद करके मुझे भी अपने साथ इस पार्टी में चलने को कहा। यह शानदार बर्थडे पार्टी हाई सिटी के सबसे बड़े होटल में रखी गई थी। फोशेयान भी वहां आया हुआ था। उसने कई बार बड़ी मालकिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मालकिन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। इसके उलट उन्होंने पार्टी में कई बार खुद अपने हाथों से मेरी प्लेट में खाना परोसा।
उनका लहजा रोजाना के मुकाबले बिल्कुल अलग और लाड़ प्यार से भरा था। बटलर बक, आप थोड़ा और खाना खाइए ना। मैंने तुरंत ऐसा चेहरा बनाया मानो मुझे कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी मालकिन। फूशेयान सबके सामने वहां तमाशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से के मारे लगातार काला पड़ता जा रहा था। वो मुझे अपनी आंखों से चेतावनी दे रहा था, पर मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आराम से खाने पीने का मजा लेता रहा, जिससे वो गुस्से से और भुन गया। पार्टी खत्म होने पर फोशेयान बाकी मेहमानों के साथ बाहर नहीं आया। उसने कहा, ओयान शिंग, तुम पहले घर निकलो, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। ये कहकर वो वहां से मुड़ा और चला गया। मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। मेरे मन में काम होने का क्या नाटक कर रहा है। असल में तो रूम नंबर 5188 में अपनी रखेल मिस्ट्रेस से मिलने जा रहा है ना। इसे लगता है कि ये सब इतनी होशियारी से कर रहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बड़ी मालकिन के कदम अचानक वहीं ठिठक गए। उनके छोटे छोटे हाथ गुस्से से भींच गए। उन्होंने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स के कान में फुसफुसाकर कुछ निर्देश दिए। बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया और तुरंत उसका पीछा करने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। मैं मन ही मन हैरान रह गया। मेरे मन में, बड़ी मालकिन क्या करने वाली हैं? कहीं ये फोशेयान को रंगे हाथों पकड़ने तो नहीं जा रही हैं? भाई साहब, ये तो बड़ा मसालेदार और मजेदार ट्विस्ट होने वाला है। बटलर बक, ऐसा लग रहा है कि आप काफी खुश हैं। मेरे चेहरे पर छाई वो मजेदार मुस्कान तुरंत गायब हो गई और चेहरा सख्त हो गया। बड़ी मालकिन के साथ रहने का मौका मिले तो मैं जहां भी जाऊंगा मुझे खुशी ही होगी। ये सुनकर बड़ी मालकिन के चेहरे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो होटल के लॉबी वेटिंग एरिया में एक सोफे पर जाकर बैठ गईं। करीब 10 मिनट बाद तो ओयान शिंग का फोन बजा। उन्होंने झटके से फोन उठाकर देखा और उनका चेहरा गुस्से और सदमे के मारे एकदम नीला पड़ गया। वो तेजी से पैर पटकती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ीं। मैं भी फटाफट उनके पीछे पीछे भागा। बहुत जल्द हम रूम नंबर 5188 के दरवाजे के सामने खड़े थे। कमरे के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिन्हें सुनकर किसी के भी कान लाल हो जाएं और दिल की धड़कन बढ़ जाए। शेयान, तुम अभी अभी अपनी मंगेतर से मिलकर आ रहे हो और तुरंत मुझसे मिलने यहां चले आए। तुम्हारी हिम्मत तो सच में बहुत बड़ी है। वो औरत हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। अगर मेरा मकसद तो परिवार की पूरी दौलत और जायदाद हड़पना नहीं होता तो मैं उसकी तरफ थूकता भी नहीं। अक्षय, मैं अपनी गर्म भावनाएं उसकी उस ठंडी फितरत पर क्यों लुटाऊं? इतने समय से हमारी सगाई हुई है, पर उसने मुझे आज तक छूने तक नहीं दिया। वह एक ऐसा पत्थर है जिसे कभी पिघलाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारी इस खूबसूरती और दीवानगी के सामने 1% भी कुछ नहीं है। मेरे मन में, बाप रे बाप, ये तो सच में ब्रेकिंग न्यूज है। इतना बड़ा झटका। मैंने अनजाने में बड़ी मालकिन की तरफ देखा। उनका छोटा और खूबसूरत चेहरा गुस्से के मारे एकदम भयानक लग रहा था और उनकी आंखों में साफ खून सवार था। उन्होंने अपने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को आंख से इशारा किया। बॉडीगार्ड समझ गया। वो आधा कदम पीछे हटा और उसने पूरे जोर से कमरे के दरवाजे पर एक लात मारी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ होटल के कमरे का दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। कमरे के अंदर की सारी आवाजें पल भर में थम गईं। अंदर मौजूद उन दोनों की तो मानो जान ही निकल गई। बिस्तर पर लेटी औरत ने घबराकर खुद को चादर से ढकने की कोशिश की। मेरे मन में, अरे पापी, ये औरत तो इतनी उम्रदराज बड़ी उम्र की लग रही है। फोशेयान ने इसे भी नहीं छोड़ा। सच में भूखा भेड़िया है। वैसे देखने में तो काफी, खैर, अभी साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है। फोशेयान ने जैसे ही सामने तो ओयान शिंग को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसकी आंखों से तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। ओयान शिंग, मुझे बचाओ। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गईं। इस घटिया औरत ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, मुझे नशा दे दिया था। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे मन में, कल तक मुझे लगता था कि उस ग्रीन टी जियान की एक्टिंग अच्छी थी, पर इस फोशेयान की एक्टिंग तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। दोनों के दोनों ऑस्कर लेवल के कलाकार हैं। बड़ी मालकिन तो मानो ऐसे धोखेबाजों के लिए चुंबक मैग्नेट हैं, एक से बढ़कर एक नमूने ढूंढ कर लाती हैं। तो ओयान शिंग ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने ठंडे दिमाग से अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर आदेश दिया, कैमरा निकालो और रिकॉर्डिंग शुरू करो। नहीं ओयान शिंग, मेरी बात का यकीन करो, मैं इस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। मुझे फंसाया गया है। फोशेयान गिड़गिड़ाया। बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों घबराए हुए लोगों पर कैमरा तान दिया और लगातार उनकी तस्वीरें खींचने लगे। फोशेयान को जब समझ आ गया कि बाजी हाथ से निकल चुकी है तो वो तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो ओयान शिंग, पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मैं इसके झांसे में आ गया। मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो ओयान शिंग ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अभी कुछ देर पहले कौन कह रहा था कि मैं एक पिघलने न वाला पत्थर हूं, और कौन मेरे परिवार की पूरी जायदाद हड़पने की प्लानिंग कर रहा था? क्या वो सब मैंने गलत सुना? नहीं ओयान शिंग, तुमने गलत सुना है। इस औरत ने मुझे बहकाया था।
मैं तो बस इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सब झूठ बोल रहा था। मैं कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। फोशेयान, बात यहाँ तक पहुँचने के बाद भी तुम बकवास कर रहे हो। तुम सच में एक नाजायज औलाद हो जिसकी कोई औकात नहीं है। तुम में अपनी गलती मानने तक की हिम्मत नहीं है। तुम घिनौने इंसान हो। बड़ी मालकिन ने मेरी और बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और बेहद सख्त आवाज में चिल्लाई, खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे, जितना हो सके उतना मारो। मेरे मन में, लो भाई, आ गया, आ गया। आखिरकार हम बटलर साहब के एक्शन का टाइम आ ही गया। क्या इसके दोनों पैर तोड़ दूं? बड़ा मुश्किल फैसला है भाई। मैं और बाकी बॉडीगार्ड्स तुरंत उस पर टूट पड़े। हमने उसे लाख घूंसों से इतना धोया कि फोशेयान रोते चीखते अपने माता पिता को याद करने लगा। उयान शिंग, मुझसे गलती हो गई, प्लीज और मत मारो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बड़ी मालकिन को लगा कि कहीं ये यहां मर न जाए, इसलिए जब उसकी हालत ठीक ठाक पतली हो गई तो उन्होंने चिल्लाकर हमें रोका, बस करो, रुक जाओ। ठीक है, बस इतना ही काफी है। मेरे मन में, बड़ी मालकिन वो जो औरत बिना कपड़ों के बिस्तर पर है, क्या उसे भी खींचकर दो चार हाथ लगा दें? वैसे भी पिछली बार मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया था, इस बहाने जरा करीब से देख लूंगा। ये सुनते ही उस औरत का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और उसने खुद को चादर के अंदर पूरी तरह से छुपा लिया। बड़ी मालकिन ने मुझे गुस्से से घूरा और मेरी कमर पर जोर से चिकौटी काट ली, नोच लिया। मेरे मन में, आह, मारी, नहीं मारना तो मत मारो, पर मुझे क्यों नोच रही हो भाई? बड़ी मालकिन का चेहरा शर्म के मारे हल्का सा लाल हो गया और उन्होंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। फोशेयान, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारी ये राजनीतिक शादी सगाई मैं यहीं और इसी वक्त तोड़ती हूं। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गईं। मैं और बाकी बॉडीगार्ड्स फटाफट उनके पीछे भागे। पीछे से फोशेयान के पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो उयान शिंग, मैंने बस वही एक गलती की है जो दुनिया का हर मर्द करता है। क्या इसके लिए इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत है? तुमने कह दिया और रिश्ता टूट गया। मैं इस फैसले को नहीं मानता। वापस आओ उयान शिंग। जब हम वापस गाड़ी में बैठे तो बड़ी मालकिन का फोन बज उठा। मैंने चुपके से स्क्रीन पर देखा। वो उसी नीच ग्रीन टी जियांग वॉन का फोन था। बड़ी मालकिन ने कुछ पल सोचा और फिर फोन उठा लिया। उयान शिंग, मैं बहुत बीमार हूं। पिछली बार मेरी ही गलती थी। मुझे मिस्टर फो को इस तरह नहीं फंसाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मेरी हालत सचमुच बहुत खराब है। उयान शिंग, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं विदेश से सिर्फ तुमसे मिलने वापस आया हूं। यहां तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। फोन पर जियांग कैन वॉन की ये नौटंकी सुनकर तो उयान शिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेरे मन में, इस जियांग ढोंगी ने टाइमिंग एकदम परफेक्ट चुनी है भाई। वहां फोशेयान का पत्ता साफ हुआ नहीं कि यहां ये तुरंत बीमार पड़ गया। कहीं ये छिपकर हम पर नजर तो नहीं रख रहा था, नीच कहीं का। अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। बड़ी मालकिन के पास क्यों रो रहा है? कहीं हमारी प्यार में अंधी मालकिन का भूत फिर से तो नहीं जाग जाएगा। बीमार हो? तुम्हारी आवाज सुनकर तो लग रहा है कि बीमारी काफी गंभीर है, तो उयान शिंग ने शांत आवाज में कहा। हाँ, उयान शिंग, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है और मेरे पूरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। अगर इतनी गंभीर बीमारी है तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस भिजवा देती हूँ। तुम्हें शहर के सबसे बेहतरीन अस्पताल में भर्ती करवाकर तुम्हारा पूरा फुल बॉडी चेकअप जांच करवा देती हूँ। सारा खर्च मैं उठाऊंगी। आखिरकार हमारे पुराने रिश्ते का इतना फर्ज तो बनता ही है। नहीं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है उयान शिंग। जियांग कैन वॉन घबरा गया। अगर वो सच में अस्पताल गया और उसका फुल बॉडी चेकअप हो गया तो उसका ये झूठी बीमारी का नाटक उसी वक्त पकड़ा जाता। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। अस्पताल जाकर फालतू की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कोई परेशानी नहीं होगी जियांग कैन वॉन। वैसे मैंने सुना है कि तुम विदेश में जुए में अपनी पत्नी का सारा पैसा हार चुके हो और वो बेचारी पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों ना मैं विदेश में तुम्हारी पत्नी अना से संपर्क करूं और उसे यहां बुला लूं ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। मेरे मन में, बाप रे बाप, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है और बड़ी मालकिन ने जियांग कैन वॉन की पूरी कुंडली निकाल कर रख दी। ये स्क्रिप्ट कुछ बदली बदली सी लग रही है भाई। हमारी ये प्यार में अंधी बड़ी मालकिन अचानक इतनी स्मार्ट और खतरनाक कब से हो गई? तो उयान शिंग ने चुपके से मुझे देखा और फिर फोन पर कड़क आवाज में कहा, जियांग कैन वॉन, ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने आगे से मेरे सामने अपनी ये चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें वापस भेजने में या सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मेरे हाथों में तुम्हारी उस खतरनाक पत्नी को, वो कहाँ है? ये सुनते ही जियांग कैन वॉन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। विदेश में उसकी अश्वेत ब्लैक पत्नी का अच्छा खासा अंडरवर्ल्ड माफिया बैकग्राउंड था। वो जुए में उसका सारा पैसा और जायदाद उड़ा चुका था।
अगर उस भारी भरकम लेडी माफिया ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूं, उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूं। आगे से मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं। आज जो कुछ भी कहा है उसे अच्छे से याद रखना। तो उयान सिंह ने ठंडे लहजे में कहा और फोन काटकर उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मैं गाड़ी में बैठा बड़ी मालकिन के इस हुस्न और उनके बदले हुए रूप को देखकर कुछ पल के लिए खो गया। मेरे मन में, वाह भाई, क्या बड़ी मालकिन का स्वभाव सच में बदल गया है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बड़ी मालकिन इतनी खूबसूरत हैं और उनका फिगर भी कितना हॉट है। अगर वो उस ग्रीन टी जियांग कैन वान के चक्कर में पड़ जाती तो सच में बहुत अफसोस होता। तो यान सिंह ने एक बार फिर मेरे दिल की बात सुन ली। उन्होंने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखकर एक बेहद कातिलाना मुस्कान बिखेरी। बटलर, क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूं? उन्होंने अचानक मुझसे ये सवाल किया। गुलाब के फूल जैसी वो महकती हुई मुस्कान और अभी कुछ देर पहले का उनका वो बर्फीला रूप, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। मैं तो उन्हें देखकर एकदम सुन्न रह गया। मेरे मन में, बाप रे, ये क्या सीन चल रहा है? बड़ी मालकिन अचानक मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? ये मुझे आजमा रही हैं या मेरे साथ फ्लर्ट फ्लर्ट कर रही हैं? मैं यहाँ अपना काम बेचने आया हूं, अपना जिस्म और हुस्न नहीं। मेरा छोटा सा दिमाग तो अभी ब्लास्ट होने वाला है। बड़ी मालकिन, आपका रूप तो ऐसा है कि जिसे देखकर परियां भी शर्मा जाएं और चांद भी छिप जाए। आप मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला हैं। मैंने बाहर से संभलकर जवाब दिया। बड़ी मालकिन मेरे इस जवाब से काफी खुश लगी और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। मेरे मन में, पर इतनी खूबसूरती का भी क्या फायदा? सिर्फ दूर से देख सकते हैं, छू तो सकते नहीं। आखिरकार फायदा तो किसी और का ही होना है ना? पता नहीं क्यों, ये सोचते ही बड़ी मालकिन की आंखों के भाव अचानक बदल गए। वो गुस्से में मुझे घूरने लगी और अपने दांत भींचते हुए बोली, बैकथान, बटलर का असली नाम। मेरे मन में, अरे बाप रे, बड़ी मालकिन ने तो मेरा असली नाम ले लिया। ये तो सच में गुस्सा हो गई। पर मैंने इस 100% प्योर शेरनी को कहाँ उकसा दिया भाई? क्या क्या हुआ बड़ी मालकिन? उन्होंने अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और उस पर जोर से काट लिया। बड़ी मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? इस घटना के एक हफ्ते बाद, एक रात तो परिवार के माता पिता टू फ्यू और टू माओ अपनी समंदर की छुट्टियां बिताकर वापस लौटे। बड़ी मालकिन की मां को अपनी बेटी पर बड़ा तरस आ रहा था कि वो अकेले पूरी कंपनी संभाल रही है। इसलिए उन्होंने आधी रात को उसके लिए एक सूप कैन बनाया और खुद उसके कमरे में देने गईं। मैंने जब बड़ी मां को बड़ी मालकिन के कमरे से एक शातिर मुस्कान के साथ बाहर आते देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मेरे मन में, रुको, मुझे इस नॉवल की कहानी याद आई। किताब में लिखा था कि जब जियांग कैन वान के आने के बाद तो ओयान सिंह फोशयान से दूर होने लगती है तो उसकी मां एक बेहद घटिया और घिनौना प्लान बनाती है। वो तो ओयान सिंह के सूप में नशीली दवा ड्रग मिला देती है और फिर चुपके से फोशयान को उसके कमरे में भेज देती है। मेरे मन में, लेकिन उस सौतेली मां ने तो ओयान सिंह की ताकत को कम आंका था। तो ओयान सिंह मार्शल आर्ट्स सैंडा जानती है। भले ही वो कोई प्रो नहीं है, पर उस कमजोर फोशयान को धूल चटाने के लिए काफी है। किताब के मुताबिक उस हालत में तो ओयान सिंह ने फोशयान को मारकर बेहोश कर दिया था और खुद किसी तरह हिम्मत करके बाहर भागी थी, जहां बॉडीगार्ड्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। ये सब याद आते ही मेरे दिल ने जोर से दस्तक दी। मामला गड़बड़ था। मैं बड़ी मालकिन को बचाने के लिए जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागने वाला था, वैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने झटके से खोल दिया। सामने बड़ी मालकिन खड़ी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह से मदहोश थीं और उनका खूबसूरत चेहरा दवा के असर से एकदम लाल हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं उनके शरीर की उस तपती हुई गर्मी को साफ महसूस कर सकता था। उनके लाल और कोमल होंठ बारिश की बूंदों की तरह मेरी गर्दन पर बरसने लगे। मैंने अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों और उत्तेजना को रोकने की कोशिश की और पूरे दम से उन्हें खुद से थोड़ा दूर किया। बड़ी मालकिन, आप अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। मैं बैक थान हूं, आपका बटलर। मैं जानती हूं तुम बैक थान हो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मेरी मदद करो। भाई साहब, क्या ऐसे तरीकों से किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की परीक्षा ली जाती है? तारांकन खैर, जो होगा देखा जाएगा। वो रात वाकई बेहद दीवानी और तूफानी थी और ये जंग सीधे सुबह की पहली किरण तक चलती रही। बड़ी मालकिन ने तो सचमुच कोई रहम ही नहीं दिखाया। सुबह के 8:30 बज चुके थे। मैंने नौकरों से कहकर नाश्ता तैयार करवाया और उसे डाइनिंग टेबल पर परोस दिया। मालकिन के पिता टूफ्यू पहले से ही मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए थे। बड़ी मालकिन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। आज उनके कदम रोजाना के मुकाबले थोड़े धीमे थे और चलने का अंदाज थोड़ा असहज,
दियोंग गाओ था। ताकि मैं जैसे ही उन्होंने नोटिस की, उन्होंने शिकायत भरी नजरों से मुझे तिरछा देखा। उनकी उस एक नजर में हजारों कशिश फोंगटिंग वैन चंग थीं। तभी वो छोटी डायन तान फोंग अपने बेटे फो थेन्यान फोदिंगान को घसीटती हुई गुस्से में ऊपर से नीचे आई। फो थेन्यान अपना सिर झुकाए हुए था। उयन तिंग, आखिर ये सब क्या बकवास है? तुम थेन्यान को मारकर बेहोश कैसे कर सकती हो? तान फुओंग, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपको माँ कहती हूँ। तो उयन तिंग ने कड़े लहजे में पलटकर जवाब दिया, लेकिन मैं खुद आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये फो थेन्यान आधी रात को चुपके से मेरे कमरे में क्यों घुस रहा था? आखिर आपके दिमाग में क्या घटिया साजिश चल रही है? तान फुओंग का चेहरा पल भर में बदरंग हो गया। तो उयन तिन ने न सिर्फ उसका सीधा नाम लिया था, बल्कि सबके सामने चिल्लाकर उस पर सवाल भी उठाए थे। मेरी क्या साजिश होगी? मैं तुम्हारी माँ हूं, जो कुछ भी करती हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही करती हूं ना। वैसे भी तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, तो अगर मैंने तुम दोनों को करीब लाने, रिश्ता गहरा करने में थोड़ी मदद कर दी तो इसमें क्या गलत है? पर मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बेरहमी पर उतर आओगी। जरा देखो थे न्यान के माथे का क्या हाल कर दिया है तुमने। फो थे न्यान ठीक उसी वक्त अपना सिर ऊपर उठाया, जिसके माथे पर एक बड़ा सा नीला घाव नील पड़ा हुआ था। अपनी आंखों में बेबसी और डर का नाटक करते हुए वो सचमुच काफी दयनीय बेचारा लग रहा था। उयनतिन, तुम काफी समय से मुझे इग्नोर अंदाज कर रही हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान था, इसीलिए आंटी से पूछकर तुम्हें देखने अंदर आया था। कि मैं बस तुम्हें देखने अंदर आया था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा रिएक्शन इतना भयानक होगा। मैंने मन ही मन सोचा, तारांकन एक नामर्द और घटिया किस्म का आदमी आधी रात को बड़ी मालकिन के कमरे में गलत इरादे से घुसता है और उसे ये परेशानी का नाम दे रहा है। और खुद बड़ी मालकिन ने, जो उस वक्त नशे की हालत में थी, इसे मारकर बेहोश कर दिया। यह फोदनगान वाकई किसी काम का नहीं है। बस बेचारा बनने का नाटक इससे कितना ही करवा लो। आपने मेरी पीठ पीछे चुपके से यह सगाई तय की और फिर इस धोखेबाज चानम घटिया मर्द को मेरे कमरे में भेज दिया, और आप कह रही हैं कि यह सब मेरी भलाई के लिए था? तो उयन टिंग ने गरजते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कैसा नशा और कैसी दवाई? मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, एनगम मौफनगोई। और वो धोखेबाज कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा मंगेतर है। तान फुओंग ने घबराते हुए सफाई दी। डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठे तो उयन तिन के पिता तो ट्रैच, जो अब तक बिल्कुल खामोश थे, आखिरकार पूरी बात समझ चुके थे। उनके चेहरे पर छाई शांति अब बेहद खौफनाक रूप ले चुकी थी। बहुत हुआ, तो ट्रैच ने दहाड़ते हुए कहा, तान फुओंग, जो कुछ भी उयन तिन कह रही है, क्या वो सब सच है? तान फुओंग थोड़ा हकलाने लगी, पर फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। वो असल में थे न्यान और उयन तिन के बीच पिछले कुछ समय से थोड़ी अनबन चल रही थी। मैं तो बस उन दोनों के बीच के रिश्ते को थोड़ा सुधारना, नॉर्मल करना चाहती थी। रिश्ता सुधारना चाहती थी? तो ट्रैच ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर जोर से हाथ पटका और खड़े हो गए। वे तान फुओंग को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए चिल्लाए, तुम रिश्ते सुधारने के लिए मेरी बेटी को नशीली दवाई देने का घटिया तरीका अपनाओगी? तुमने मेरे यानी तो ट्रैच की बेटी को समझ क्या रखा है? तान फुओंग, जो अब तक तो ट्रैच को अपनी उंगलियों पर नचाती आई थी, जब उसने आज उन्हें इस तरह खुद पर चिल्लाते और सवाल उठाते देखा तो उसका भी पारा चढ़ गया। वो भी गुस्से से तमातमाती हुई चीखी, तो ट्रैच, तुम्हारी ये जुर्रत, हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? शेयान से बस एक छोटी सी गलती हुई है और इस लड़की ने सगाई तोड़ने की बात कह दी। मैं आपको साफ साफ बता देती हूं तो त्राच, मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? शेयान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? वो बस एक मामूली सी गलती थी। मैं कुछ नहीं जानती। इस जन्म में तो मैं सिर्फ फो शेयान को ही अपना दामाद मानूंगी। तान फुओंग पागलों की तरह चीखने लगी। फो शेयान ने भी मौका पाकर रोना शुरू किया। उयानशिंग, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। गलतियां आखिर किससे नहीं होती? क्या तुम मुझे इस एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरे मन में, वाह भाई, अभी कल ही तो कह रहा था कि ये लड़की एक पत्थर है जिसे पिघलाया नहीं जा सकता, और अब बिना किसी शर्म के यहां घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है। ये सब सिर्फ तो परिवार के पैसे के लिए ही तो है ना? यहां खड़ा होकर कितना बड़ा ढोंग कर रहा है। तो पिता टू लाओजिया का चेहरा अभी भी सख्त था और वो चुप थे। तान फुओंग ने जब ये देखा तो वो बात को दबाने के लिए उयानशिंग को समझाने लगी। ठीक है उयानशिंग, अब शेयान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बात को यहीं खत्म करो और भूल जाओ। आज मैं फैसला करती हूं, कल तुम दोनों कोर्ट जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन शादी कर लो। फिर मैं और तुम्हारे पिता मिलकर शादी के रिसेप्शन की तारीख तय कर लेंगे। कैसी शादी? वो आदमी रंगे हाथों धोखा देते हुए पकड़ा गया है और आप चाहती हैं कि मैं फिर भी उससे शादी कर लूं? आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है?
तो उयान सिंह ने गुस्से से पूछा। सबके सामने अपने अफेयर का भांडा फूटने पर फो शेयान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। लेकिन तान फुओंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अफेयर ही तो था, तो क्या हुआ? दुनिया का कौन सा मर्द अफेयर नहीं करता? तो उयान सिंह, जब शेयान ने अपनी गलती मान ली है तो तुम बात को और कितना खींचना चाहती हो? चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तान फुओंग, आखिर ये सब क्या बकवास है? तो पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। इस कमीने ने उयान सिंह के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और तुम हमारे तो परिवार का साथ देने के बजाय इस बाहरी इंसान का पक्ष ले रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं जो कुछ भी कर रही हूं, उयान सिंह के भले के लिए ही कर रही हूं। शेयान बस कुछ पल के लिए भटक गया था। उसने मुझसे वादा किया है कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर उयान सिंह किसी और से शादी करती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि कोई दूसरा मर्द उसे धोखा नहीं देगा? तान फुओंग ने अपनी सफाई दी। ये सारा तमाशा देखते देखते अचानक मेरे दिमाग में एक और धमाका हुआ। मैंने हैरान होकर अपने पैर पर हाथ मारा और अविश्वास से तान फुओंग की तरफ देखने लगा। मेरे मन में, बाप रे बाप, ये तो होश उड़ाने वाला खुलासा है। इस बड़ी मालकिन की सौतेली माँ असल में इस फोशेयान की सगी माँ बायोलॉजिकल मदर है और तो पिता को कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब समझ आया कि ये औरत हर हाल में बड़ी मालकिन की शादी फोशेयान से क्यों करवाना चाहती है। मेरे मन में, जैसे ही तो पिता इस दुनिया से जाएंगे, बड़ी मालकिन अकेली और बेसहारा हो जाएंगी। वो अकेले इन दोनों शातिर माँ बेटे का मुकाबला कैसे कर पाएंगी? फिर तो ये दोनों मिलकर बड़ी मालकिन को तड़पा तड़पा कर रख देंगे और तो परिवार की पूरी धन दौलत और जायदाद हमेशा के लिए इन दोनों माँ बेटे की जेब में चली जाएगी। तो उयान सिंह ने जैसे ही मेरे दिल की ये बात सुनी, उनका पूरा शरीर कांप उठा। एक बर्फीली और खौफनाक लहर उनके पैरों से लेकर सिर तक दौड़ गई। उन्होंने अपनी आंखों में जलते हुए गुस्से के साथ तान फुओंग की तरफ देखा। तान फुओंग, फोशेयान, तुम दोनों माँ बेटे ने सच में बहुत लंबा और तगड़ा प्लान बनाया था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तान फुओंग हड़बड़ा गई। मेरे सामने ये भोली बनने की नौटंकी बंद करो। आप इतनी शिद्दत से मेरी और फोशेयान की शादी करवाना चाहती थीं, वो सिर्फ तो परिवार की पूरी जायदाद हड़पने के लिए था ना? क्यों? तुम दोनों माँ बेटे को क्या लगा था कि तुम अपनी इस साजिश से हम सबको हमेशा के लिए बेवकूफ बना लोगे? तुम दोनों माँ बेटे, ये शब्द उस हवेली के डाइनिंग रूम में किसी परमाणु बम की तरह फटे। वहां छिपकर तमाशा देख रहे नौकर चाकर और बॉडीगार्ड्स भी ये सुनकर सन्न रह गए। वहां मौजूद हर एक इंसान मानो पत्थर का बन गया था। मेरे मन में, बाप रे बाप, ये तो सच में हिला देने वाला सीन है। बड़ी मालकिन को ये सच कैसे पता चला? क्या उन्हें बहुत पहले से ही इन पर शक था? तो पिता ने राज टू ट्राच ने हकलाते हुए पूछा, उयन तिन्ह, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? कौन सी माँ और कैसा बेटा? नहीं अंकल। तो अंकल, आप इसकी बकवास पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं और आंटी तो बस फो थे। न्यान ने कांपते हुए बीच में टोकना चाहा। मैं बकवास कर रही हूं या नहीं, ये तुम दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो उयन तिन्ह ने उनकी बात काटते हुए कहा, तान फुओंग, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अभी के अभी इस फो थे न्यान के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाने चलें? डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही तान फुओंग के हाथ पैर ढीले पड़ गए। वो डर के मारे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि फो थे। न्यान ने सही वक्त पर उसे संभाल लिया, लेकिन उसके इस रिएक्शन ने वहां खड़े हर इंसान को सच का अंदाज दे दिया था। तू तू नीच लड़की, कैसा टेस्ट? तेरी हिम्मत कैसे हुई सरेआम मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? तान फुओंग चिल्लाई, आप टेस्ट नहीं करवाना चाहती? कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है और जिस सूप के कटोरे में आपने मुझे नशीली दवा दी थी उसे मैंने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा है। शायद आपको पता नहीं है ना, हमारे घर के सारे खराब सीसीटीवी कैमरे हमारे मैनेजर क्वांजिया ने कल ही ठीक कर दिए हैं। बेहद अफसोस की बात है कि सूप में दवा मिलाते हुए आपका वो चेहरा और फो थे न्यान के साथ मिलकर रची गई आपकी वो पूरी साजिश कैमरों में साफ साफ रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप और ये फो थे न्यान, तुम दोनों में से कोई भी कानून के चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा। ये सुनते ही फो थे न्यान ने खुद के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि कैमरे ठीक हो चुके हैं, लेकिन कल रात की उस जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में वो ये बात बिल्कुल भूल गया था। ऊपर से उसने सोचा था कि अगर वो एक बार उयन तिन के साथ सो गया तो क्या है, तो उयन तिन टू उयन टिंग के साथ सब कुछ हमेशा के लिए तय हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की जोरदार आवाज गूंज उठी। फो थे न्यान, फो दनगान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका खून सूख चुका था और उसके पैर जवाब दे गए। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उयन तिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। तू उयनतिन, तू नीच लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? तू एक नंबर की एहसान फरामोश है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तान फ्योंग पूरी तरह पागल हो चुकी थी और उयनतिन की तरफ झपटी। तभी मैंने मैनेजर बकथान ने आगे बढ़कर तान फुओंग के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। मेरे सामने मेरी ही औरत पर हाथ उठाने की जुर्रत? लगता है बुढ़िया की मौत आई है। वहां खड़े बॉडीगार्ड्स ने भी तुरंत एक्शन लिया और पागलों की तरह छटपटा रही तान फुओंग को दबोचकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। तान फुओंग अभी भी पूरी ताकत से आजाद होने के लिए हाथ पैर मार रही थी और लगातार गालियां बक रही थी। उसके चेहरे पर अब उस अमीर और संस्कारी सो परिवार की मालकिन का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उधर फोथेन्यान अभी भी उयनतिन के पैरों में पड़ा रो रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये सब इस औरत की साजिश थी, सब कुछ इसी ने प्लान किया था। मेरा मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। फोथेन्यान को इस तरह बिना किसी झिझक के अपनी ही मां पर सारा इल्जाम मढ़ते देख वहां खड़ा हर एक शख्स दंग रह गया। यहां तक कि गालियां बक रही तान फुओंग भी सन्न रह गईं। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और अविश्वास से फोथे न्यान की तरफ देखा। फोथे न्यान, तू जानवर से भी बदतर और बिना जमीर का इंसान है। मैं तेरी सगी मां हूं। मैंने ये सब आखिर किसके लिए किया? क्या मेरे लिए किया? आपने ये सब सिर्फ अपने लालच के लिए किया। आप सो परिवार टूजिया की पूरी जायदाद हड़पना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। फोथे न्यान चिल्लाया। तुम दोनों का ये ड्रामा अब बंद होना चाहिए। तुम में से एक ने साजिश रची और दूसरे ने उसे अंजाम दिया। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन चलकर करना। इतना कहते ही पुलिस अंदर दाखिल हुई और दोनों को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। सो परिवार का ये सबसे बड़ा ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और अब उयनतिन और मेरी एक नई खूबसूरत शुरुआत होने वाली थी। जब वे दोनों चले गए तब जाकर सबका ध्यान तो पिता टू चा की तरफ गया, जिनकी हालत अचानक बहुत अजीब और बिगड़ती हुई दिख रही थी। उन्होंने अपने होठों को कसकर भींच रखा था और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तो उयान शिंग बुरी तरह घबरा गईं। वो तुरंत भागकर उनके पास पहुंची और उन्हें संभालने लगीं। पिताजी, आपको क्या हुआ? प्लीज मुझे मत डराइए। तो पिता को तुरंत उसी वक्त एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने किसी तरह उनकी जान तो बचा ली, लेकिन कैंसर अपनी आखिरी स्टेज पर होने के कारण उन्हें अब आगे के इलाज के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ना था। पिताजी की इस हालत के बाद बड़ी मालकिन का पूरा ध्यान उनके इलाज पर लग गया और उन्होंने जियांग कैनवान के बारे में सोचना तक छोड़ दिया। लेकिन मैं ठहरा एक बेहद दयालु और नेक दिल बटलर। भला मैं जियांग कैनवान और उसकी प्यारी पत्नी एना आना के इस पवित्र प्यार के बीच की दूरी को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर उसकी पत्नी से संपर्क किया। नतीजा ये हुआ कि जियांग कैनवान को जबरन घसीटते हुए वापस विदेश भेज दिया गया। उसकी लेडी माफिया पत्नी ने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे समय समय पर जियांग कैनवान के ताज़ा हालात के वीडियो भेजने का वादा किया। और भाई साहब, उन वीडियो को देखकर मानना पड़ेगा, विदेशियों के टॉर्चर करने और मजे लेने के तरीके सच में बहुत अलग और खुले होते हैं। मेरे मन में, चलो सारे विलेन खलनायक तो अपने सही ठिकाने पर पहुंच गए, अब आखिरकार इस बटलर की मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने अपनी नजरों को घुमाया और बाथटब में आराम से बैठी बड़ी मालकिन की तरफ छिपकर देखा। मेरे चेहरे पर एक बेहद शरारती और लस्ट से भरी मुस्कान आ गई। तभी बाथटब के अंदर से बड़ी मालकिन की आवाज गूंजी, बैकथान, तुम अभी तक वहीं खड़े हो? जल्दी से यहां आओ और मेरी पीठ साफ करो, मसाज करो। कहानी का अंत, द एंड। बटलर और बड़ी मालकिन की ये अनोखी और मजेदार माइंड रीडिंग लव स्टोरी